बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट आपके साथ आज शेयर करनी है। जायद आसिफ एडवोकेट साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं और ख़ास तौर पर जो फौजदारी के जो जितने भी केसेस हैं उनमें हाई कोर्ट्स में जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनमें भी देखा है और लोअर कोर्ट्स में भी हमने देखा है और बड़ी ग्रिप है इनकी जायद आसिफ साहब की। जायद आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे नाजरीन, जो बड़ा सवाल जो है वो हमारे जहनों में भी है और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो है उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब गुज़श्ता रोज़ को 7 अक्टूबर को जो मरकजी मुलज़म है इस केस में जो ज़ाहिर जाफ़र, उसको जब अदालत में पेश किया गया था तो वहाँ पे उसने ये कहा था कि मैं अपने किए पर माफ़ी मांगता हूँ और मज़ीद बात करने की कोशिश की थी। तो इस स्पेसिफिक एक लाइन पे हम बात करेंगे कि इस बयान की क्या हैसियत है और आने वाले फ्यूचर में जो है वो अगर वो बयान देता है तो क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ट्रायल मुकम्मल होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो वकील अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ तो अदालत की जानिब से एक स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया है, तो स्टेट काउंसिल का किरदार कैसे होता है अगर वकील अपना ना हो। और तीसरा पॉइंट के जो इसमें डिजिटल जो मोबाइल के अभी फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आई तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है ट्रायल पे। जायद आसिफ साहब, पहला सवाल जो है वो बड़ा मेरा ये है बड़ा कि जो कल जब ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको वहाँ पे पेश किया गया अदालत में तो उसने वो बात करना चाह रहा था, पहले हाथ उठाया लेकिन बात नहीं हुई, फिर उसने बहरहाल बात कर ही दी पीछे खड़े कि मैं अपने किए पर माफ़ी मांगता हूँ। बार बार आगे जाना चाह रहा था लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं आप जाएं और जब आपका मौका आएगा तो आपको सुना जाएगा। इस बयान की हैसियत, कानूनी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब, पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं मेरे बारे में। मैं एक कानून का अदना सा तालिब इल्म हूँ जो अभी तक सीख रहा हूँ, तो मैं आपकी मोहब्बत और आपके खुलूस का जो है ना और आपके अच्छे ख्यालात का इंतहाई मशकूर हूँ। जो कल जो आप बता रहे हैं कि मुलज़म ने इस केस के अंदर ये कहा कि मुझसे गलती होगी और मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर ये बात रिकॉर्ड पे नहीं आई तो इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये कोई अदालत इसको मतलब किसी स्टेज पे कंसिडर नहीं करेगी क्योंकि ये लिखे हुए की सूरत में नहीं आई हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुलज़म का ये कहना जो है ना अभी ये एम्बिगुअस है, यानी कि मुबहम उसने बोला है। गलती से मुराद वो क्या कह रहा है, क्या वो तस्लीम करना चाह रहा था? क्योंकि जब उसे बात नहीं करने दी गई, अगर तो उसे थोड़ा सा मौका दे दिया जाता तो वो शायद एक्सप्लेन करके अपना कन्फेशन शायद वो रिकॉर्ड करवाना चाह रहा होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि क्या ये एक अप्रोप्रिएट स्टेज थी कि जिसके ऊपर मुलज़म का ये बयान कलमबंद हो सकता था या नहीं हो सकता था। देखिए, चार्ज फ्रेम होने से पहले साकिब साहब जो तमाम प्रोसीडिंग्स होती है ना कोर्ट के सामने, उसे इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो नकूल तकसीम हुई हैं ये 265 CRPC की जो सेक्शन है वो डील करती है कि चार्ज फ्रेम करने से 7 दिन पहले सेशन कोर्ट जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तमाम कापियां जो है वो मुलज़म को देंगी, ताकि मुलज़म उनको पढ़ ले और उसको पता चल जाए कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है और जो चार्ज फ्रेम होगा वो उसके लिए तैयारी कर ले। अब ये इंक्वायरी स्टेज के ऊपर कानून बार नहीं करता कि किसी मुलज़म का कोई बयान अदालत कलमबंद ना करे। मतलब ये है कि इंक्वायरी स्टेज पे व्हेन द कॉपीज़ वर सप्लाइड टू द एक्यूज्ड इवन एट दैट स्टेज जो मुलज़म का बयान है वो कलमबंद हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि कल अगर अदालत चाहती तो वो बयान उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती थी? जी, कानून ने उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई हुई, उसका बयान लिखा जा सकता है। इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं और इवन अदरवाइज जो है लॉ भी है इसके अंदर। CRPC की प्रोविजन है कि इंक्वायरी के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो वो ट्रायल के वक्त भी या सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर भी वो इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, इसी से आगे चलते हैं। मतलब आपका पॉइंट ये है कि कानूनी तौर पर अगर जज साहब चाहते तो वो बयान रिकॉर्ड कर सकते अगर मुलज़म उसके अंदर इंसिस्ट करता या कोई रिटन एप्लीकेशन देता कि मैं इसी स्टेज के ऊपर बयान देना चाहता हूं तो उसके ऊपर बार नहीं था, अदालत उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती थी। लेकिन शायद जज साहब ने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया कि जो नेक्स्ट डेट है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए है, तो उसके अंदर भी मुलज़म को मौका दिया जाता है स्टेटमेंट का। अच्छा, 14 अक्टूबर को अगर मुलज़म यही स्टेटमेंट जो है वो कहता है और जिस तरह मतलब कानूनी तकाज़े हैं वो भी पूरे हो जाते हैं और मुलज़म कन्फेशनल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे देता है तो इसका असर क्या होगा ट्रायल पे? ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा? जी,
अगर वो अदालत के सामने पूरे फैक्ट्स बयान कर देता है, जिसे हम कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। देखें, ये कहना है कि मुझसे गलती होगी, माफ़ी दे दें, ये मुबहम स्टेटमेंट है। फिर भी अगर उसका प्रोसीजर है, जब कोर्ट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहेगी, अगर मुल्ज़म देना चाहता है तो मुल्ज़म तमाम फैक्ट्स बयान करेगा, अदालत उसे टाइम देगी सोचने समझने का। इंड्यूसमेंट प्रेशर की वजह से तो ये बयान नहीं दे रहा, अपनी रजामंदी के साथ दे रहा है, अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ दे रहा है, तो अदालत उसका वो बयान कलम बंद करेगी। अब उसके क्या बयान कलम बंद करने के बाद हम इसको कंसिडर ये करते हैं कि अगर वो कन्फेशन इकरार जुर्म करता है कि हाँ जी ये कत्ल मैंने किया है और इन इन हालात में मैंने ये कत्ल किया है, तो उस सूरत में उसका ट्रायल होगा। देखें, जो पैटी मैटर्स है ना, छोटे ऑफेंसेस जिसे हम कहेंगे, उसके अंदर तो कानून ये है कि अगर कोई बंदा इकरार जुर्म करता है तो आगे ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, उसको स्ट्रेट अवे सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन जो मेजर ऑफेंसेस हैं, जिसे हम कहेंगे कैपिटल पनिशमेंट के जो ऑफेंसेस हैं, जिसकी सज़ा उम्र कैद हो, मैं या सज़ाए मौत हो, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल से ऊपर जिनकी सज़ा है, उसके अंदर अगर मुल्ज़म कन्फेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये हैं कि उसका पूरा ट्रायल किया जाएगा, उसे मौका दिया जाएगा। मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट हो फिर भी ट्रायल हो। ट्रायल जी, कन्फेशनल स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो उसके बाद जो है, क्योंकि ये डेथ सेंटेंस का केस है, तो इसका पूरा ट्रायल चलेगा, प्रोसिक्यूशन को मौके फराहम किए जाएंगे, मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करे और मुल्ज़म जो है उसके पास जीरा का राइट होगा। ठीक है। अगर जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, चार्ज वो उसका सारा जो है वो ट्रायल भी आगे चला, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेज होगी कि जिस स्टेज पर दोबारा अदालत जो है उससे कोई स्टेटमेंट लेना चाहे या बात करना चाहे, तो कैसे होगा? देखिए, नॉर्मली जो लॉ है ना, ट्रायल के वक्त वो 3 स्टेजेस हैं जहाँ पे मुल्ज़म का बयान कलम बंद होता है या हो सकता है। एक, चार्ज फ्रेम करते हुए, जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। अब फ़र्द जुर्म क्या है? फ़र्द जुर्म ब्रीफली मुल्ज़म को बताया जाता है कि भाई आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है, आप क्या कहते हैं। वो ये डिनाई करता है या उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट अगर करता है तो उसको हम कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। एक ये स्टेज आ गई। दूसरी स्टेज आती है 342 का बयान। 342 सेक्शन है CRPC के, विदाउट ओथ होती है, बिला हलफ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर मुल्ज़म का बयान होता है। उसी 342 ही के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि आप क्या बतौर गवाह इस केस में आना चाहते हैं या अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। उसे हम कहते हैं 340 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC। ठीक है, उसके तहत मुल्ज़म बयान दे सकता है। ये स्टेज है ट्रायल के अंदर। अब जैसे मैंने पहले गोश गुजार की कि इवन इंक्वायरी स्टेज पे भी मुल्ज़म या कोई भी शख्स अपना बयान कलम बंद करवा सकता है, जो ट्रायल के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल उसका ताल्लुक है इंक्वायरी का। तो ये इंक्वायरी के अंदर भी हो सकता है बयान उसका। ट्रायल के अंदर 3 स्टेजेस मैंने बता दिए हैं, फ़र्द जुर्म आयद करते वक्त, 342 के बयान के वक्त और 340 सब सेक्शन 2 के तहत जो है उसका बयान हो सकता है। अच्छा, इंक्वायरी स्टेज मुराद यह है कि आपने बताया कि फ़र्द जुर्म से पहले जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग, तमाम प्रोसीडिंग्स जो होंगी, कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, इस जो इंक्वायरी लीगल जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे पहले उसको इंक्वायरी कहते हैं। दूसरे लफ्जों में यह है कि कल अगर जज साहब चाहते तो वो उसमें जो प्रोसेस था उसको उसके मुताबिक वो रिकॉर्ड कर सकते थे। साकिब साहब, इसमें जज साहब के चाहने से ज़्यादा मुल्ज़म का चाहा जाना जो है ना ज़रूरी है कि क्या वो बयान देना चाहता था। ठीक है, और वो इंसिस्ट करता, उसका काम था। कोर्ट ने उसे एक मौका दिया कि नेक्स्ट डेट आ रही है तो उस पर स्टेटमेंट अगर वो देना चाह रहा है, कुछ भी कहना चाह रहा है, तो वो प्रॉपर एक स्टेज है तो उस पर आके दे ले, अदरवाइज उस स्टेज पे भी उसका बयान कलम बंद हो सकता था। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन ये है कि मकतूला का मोबाइल और जो इसमें कातिल है जिसमें इल्ज़ाम है उसका मोबाइल और लैपटॉप अभी फ्रेंसिक नहीं हुए FIA से, तो इसका इम्पैक्ट ट्रायल शुरू होने जा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें साकिब साहब, इसके अंदर जो मोबाइल और लैपटॉप का जो ताल्लुक है ना, उसके रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो कनेक्शन, इनका रिलेशनशिप क्या था या क्या नहीं था। कत्ल के साथ मैं ज़ाती तौर पे इन द लाइट ऑफ लीगल जो है ना, उसमें मैं कहूँगा कि मर्डर के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। देखें, अगर एक मर्डर साबित हो रहा है कि मुल्ज़म के घर में कोई आया है और उसकी अननेचुरल डेथ हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के बाद मुल्ज़म के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो बताएगा कि इसकी अननेचुरल डेथ कैसे हुई है। नॉर्मली, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, इस्तगासा साबित करता है कि ये केस है हमारा, इस बंदे ने कत्ल किया है। लेकिन अगर एक घर में या एक कमरे में 2 लोग थे और उनमें से एक ही अननेचुरल डेथ हो जाती है, तभी मौत उसकी नहीं होती, जो जिंदा बचने वाला शख्स है फिर वो बताएगा कि इसकी मौत कैसे हुई है।
इस्तगासा इस केस में सिर्फ ये साबित करेगा कि मकतूला जो है ये मुल्ज़म के घर गई थी और वहाँ पे ये मुल्ज़म के साथ मौजूद थी। अब उसका जो गला कटा, जिस तरीके से कत्ल किया गया, वो अब साबित करेगा मुल्ज़म उसके बाद कि भाई ये मैंने कत्ल नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जैक्टली मर्डर का पॉइंट है उससे अगर ये कहा जाए कि डायरेक्टली लिंक जो है वो नहीं बनता, या मतलब उनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट उसका जो कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो डेफिनेटली वो डिजिटल उसमें आ जाएंगी। अच्छा, हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्योंकि मरकजी मुल्ज़म का अभी तक कोई वकील नहीं है, तो अदालत ने जो एक वकील जो है स्टेट काउंसिल उनके लिए मुकर्रर किया है, तो स्टेट काउंसिल का कॉन्सेप्ट क्या है? वो मुल्ज़म के साथ उसकी कम्युनिकेशन आम वकीलों की तरह ही होती है या ये कोई अलग से प्रोसेस या एक फॉर्मेलिटी है? देखिए, नहीं फॉर्मेलिटी नहीं है ये लॉ ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है इसका। अब पहला तो ये आता है कि स्टेट काउंसिल कब प्रोवाइड किया जाता है मुल्ज़म को। नॉर्मली जो बंदा वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इस केस के अंदर वो क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो निकल गई। दूसरी ये होता है कि मुल्ज़म जो है मुकदमे को तूल देना चाहता है कि किसी तरीके से ये केस लटकता रहे और इसका ताख़ीर से फ़ैसला हो, शायद इस दौरान कंप्रोमाइज़ हो जाए या अदरवाइज़ जो है ना चीज़ें वो मैनेज कर ले कुछ। तो इन दोनों सूरत हाल में कि जब कोई शख्स वकील अफोर्ड ना कर सकता हो या मुकदमा को तूल देना चाहता हो जानबूझ के, तो अदालत, और वो वकील ना कर रहा हो अपना, तो अदालत उसे स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर देती है, उसे स्टेट काउंसिल प्रोवाइड करेगी। अब स्टेट काउंसिल कौन होना चाहिए? जो हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है इन द लाइट ऑफ हाई कोर्ट रूल्स, वो ये कहते हैं कि हर कोर्ट पूरी लिस्ट बनाएगी। सेशन कोर्ट जो कि डिवीजन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होते हैं वहाँ पे, उनके पास क्रिमिनल वकीलों की एक पूरी लिस्ट होगी, और वो क्रिमिनल वकील अच्छे वकील होंगे जिनका नाम होगा, जो प्रोफेशनल होंगे। नाम से मुराद प्रोफेशनल कंसिडर किया जाए। उस लिस्ट के अंदर से मुल्ज़मों को वो पूरी लिस्ट में से नाम दिए जाएंगे कि भाई आप पसंद कर लें इसके अंदर से कौन सा वकील आपको चाहिए। तो फिर वो मुल्ज़म जिसे चूज़ करेगा उनमें से, तो वो वकील प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर मुल्ज़म उनमें से कोई चूज़ नहीं करता तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अपनी मर्ज़ी से उसे कोई भी लायर प्रोवाइड कर दे। अब जब वो आएगा 14 को, तो उसी रोज़ पे इसका मतलब ये कम्युनिकेट कर सकता है ये स्टेट काउंसिल उनको, या कुछ चीज़ें उनसे मतलब पूछ सकता है, या आगे ट्रायल में अगर वो वकील कोई भी नहीं करता तो यही चलाएगा, तो इनकी कम्युनिकेशन रहेगी आपस में स्टेट काउंसिल? जी बिल्कुल, इनकी कम्युनिकेशन उसी तरह रहती है जैसे प्राइवेट काउंसिल की कम्युनिकेशन होती है। आपस में वो इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा, और उसकी क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के ऊपर स्टेट काउंसिल जो है वो एक्ट कर रहा होता है। आखिरी सवाल कि 14 अक्टूबर को आके जो मरकजी मुल्ज़िम है वो ये कह देता है कि मुझे स्टेट काउंसिल नहीं चाहिए, मैंने अपना वकील करना है, मुझे टाइम दिया जाए, तो फिर क्या होगा? फिर ये एडजर्न हो जाएगा या क्या हो सकता है? देखें, नॉर्मली कोर्ट बाउंड नहीं है इस चीज़ की। मैंने पहले बताया कि फ़र्द जुर्म आयद करने का मकसद और मतलब ये होता है कि मुल्ज़म को ब्रीफली सिर्फ बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है और आपका ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा। अब इसके लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती, या तो इसे वो एक्सेप्ट कर लेगा या डिनाई कर देगा, सिंपल चीज़ है। तो प्रैक्टिस के अंदर लेकिन ये आ रहा है कि सम टाइम कोर्ट्स टाइम दे देती हैं, लेकिन लीगली कोर्ट्स बाउंड नहीं है कि उसकी इस ग्राउंड के ऊपर कि मैं अपना वकील करूंगा मुझे टाइम दिया जाए। कोर्ट बाउंड नहीं है उस टाइम देने की। बहुत शुक्रिया जाहिद आसिफ साहब, आपने बड़े अहम जो सवालात थे बड़े उसमें इन डेप्थ जो है उसका जाना ज़रूरी था, और मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी बताया कि इसमें कानूनी पॉइंट्स जो है वो क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।